जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी सीरीज का क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। प्रथम क्लास आपका व्याकरण के बारे में था, द्वितीय क्लास आपका वर्ण के बारे में था, तृतीय क्लास आपका जो था उसमें वर्तनी के बारे में बताया गया था, वर्तनी एवं शब्दों की शुद्धिकरण। और चौथा क्लास जो है उसमें आपको शब्द को पूर्ण विस्तार से बताया जाएगा और इस पे आधारित 50 क्वेश्चन हैं वो करा दिए जाएंगे एवं एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द होता क्या है? तो शब्द के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि शब्द जो होता है वह वर्णों का मेल होता है। जब बहुत सारे वर्ण जो हैं आपस में मिल जाते हैं और उस वर्ण के मिलने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि का यदि कोई सार्थक मतलब होता है तो वह आपका शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए सार्थक कहने का क्या मतलब हुआ। सार्थक कहने का मतलब हुआ कि वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले वे कहलाते हैं सार्थक। इनके बारे में आगे विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। जब शब्द के भेद के बारे में बताएंगे तो वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका शब्द का परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे कि कुत्ता, शेर, कमल, नयन, तो ये सब क्या कहलाए? ये शब्द कहलाए। समझ गए यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए शब्द के भेद के बारे में बताया गया है। तो शब्द के भेद जो हैं वह 4 आधार पर विभाजित किए गए हैं। पहला आता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आता है व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर, तीसरा आता है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा आता है प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? तो अर्थ के आधार पर 2 हैं। कौन कौन? सार्थक एवं निरर्थक। दूसरा आपका आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर योग, यौगिक एवं योग रूढ़ 3 हो गए। एवं उत्पत्ति के आधार पर तो इसमें 4 हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। एवं प्रयोग के आधार पर तो ये कुल 8 हो जाते हैं। कुल 8 जो आप पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब इसके अंतर्गत चले आते हैं। तो चलिए अब विस्तार से इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आपका पहला दिया गया है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला आपका होता है सार्थक और दूसरा आपका होता है निरर्थक। सार्थक कहने का क्या मतलब? हिंदी के वे शब्द जिनके कुछ अर्थ होते हैं उनको सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है तो वह शब्द सार्थक होता है, अन्यथा वह निरर्थक के अंतर्गत चलाएगा। चलिए सार्थक के उदाहरण देख लीजिए। सार्थक के उदाहरण आपके हो गए कलम, छात्र, शिक्षक, विज्ञापन, कंप्यूटर। ये सार्थक के उदाहरण हो गए। अब आइए निरर्थक पे। निरर्थक क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वह कहलाता है निरर्थक शब्द। जैसे पट, लक, खग, मच, अप, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। यदि आप किसी को यह बोलोगे तो कोई कुछ नहीं समझेगा। वहीं यदि आप कहोगे कलम, छात्र, तो दिमाग में आपके एक समूह आ जाता है कि ये समूह जो है कलम का है, यह समूह जो है छात्रों का है, यह शिक्षकों का है। तो जिससे सही अर्थ निकले वो सार्थक, जिससे कोई अर्थ ना निकले वह निरर्थक कहलाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक खत्म। अब इस टॉपिक पे आधारित कुछ प्रश्न हैं उसको कर लेते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या दिया गया है? अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक, दूसरा निरर्थक। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है? जिन हिंदी शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उनको निरर्थक कहा जाता है, जो कि यहाँ सेकंड के बी में दिया गया है। तो सेकंड का बी उत्तर हो गया। अब देखिए अगला दिया गया है थर्ड कि पट कौन सा शब्द है? यदि पट आपको बोल दिया जाए तो पट से आप क्या समझोगे? कोई मतलब निकल के आता है? नहीं ना। खट, पट, मट, इस सबसे कोई अर्थ निकल के नहीं आता है, तो यह आपके निरर्थक शब्दों के अंतर्गत चले आएंगे। तो थर्ड का भी बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? बातें समझ में आ गई? इसके आधार पे क्वेश्चन समझ गए? चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपको कि व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। रूढ़ को जो है मूल शब्द भी कहा जाता है, इसको मूल शब्द भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अब रूढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं
वो रूढ़ कहलाते हैं। और इनको यदि खंडित करोगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, अर्थात यदि इनका खंड होता है तो उस खंड का कोई सार्थक मतलब नहीं होगा, इसलिए इनका खंडन नहीं किया जा सकता। समझ गए? रूढ़ क्या होते हैं? हिंदी के मूल शब्द रूढ़ कहलाते हैं, इनका कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है आम, गीता, पुस्तक, नदी आदि। यदि आप इन सब का खंडन करोगे, यदि आम का हम खंडन करते हैं आ जोर मौ, तो कोई मतलब निकला? नहीं निकला ना। तो यहाँ पर क्या हो गए? ये हिंदी के रूढ़ शब्द हो गए। वैसे शब्द जो मूल होते हैं, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, वह कहलाते हैं रूढ़ शब्द। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए होता क्या है कि कई बार इन शब्दों का प्रयोग जो होता है वह किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, और वो विशेष अर्थ भी रूढ़ के अंतर्गत चले आते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है यौगिक। ये उन शब्दों की श्रेणी में आते हैं जो एक या एक से अधिक खंडित शब्दांशों के जुड़ने से बनता है, जिनके योग से बनता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है, वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पवन पुत्र, पवन जोर पुत्र। यहाँ पर पवन मतलब क्या हो गया? हवा, और पुत्र मतलब बेटा। ठीक है, हवा का बेटा क्या कहलाया? पवन पुत्र कहलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो अलग अलग सार्थक शब्दों का समूह किया गया है। समझ गए? तो दो अलग अलग सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी में जो है यौगिक शब्द को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है वह उपसर्ग प्लस मूल शब्द पे आधारित, जो कि यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर सुपुत्र दिया गया है। सुपुत्र में सु जोड़ा गया, सु क्या यहाँ पर उपसर्ग है, तो उपसर्ग प्लस मूल शब्द, ये क्या कहलाए? यौगिक शब्द। दूसरा देख लीजिएगा, मूल शब्द प्लस प्रत्यय, मतलब प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगकर उसके मीनिंग को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मित्रता दिया गया है, तो मित्र ये मूल शब्द है, और यहाँ पर ता जो है प्रत्यय के रूप में है, इन दोनों को जोड़कर मित्रता बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार जैसे दो मूल शब्द जुड़ जाएंगे तो वो भी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, यहाँ पर विद्या और घर दोनों मूल शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विद्या जोड़ आलय इक्वल्स टू विद्यालय, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो उनसे जो बनते हैं शब्द वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उपसर्ग प्लस मूल के आधार पर, दूसरा मूल प्लस प्रत्यय के आधार पर, तीसरा मूल शब्द प्लस मूल शब्द के आधार पर। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपका आता है योग रूढ़। योग रूढ़ कौन होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक से बने तो होते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ अलग ही इनका अर्थ हो जाता है, वह कहलाते हैं योग रूढ़। जैसे कि देख लीजिए, नीरज दिया गया है, तो नीरज का मतलब क्या होता है? कमल ना। मुरलीधर, इसका क्या मतलब होता है? श्री कृष्ण। मुरली प्लस धर बराबर मुरलीधर, और मुरलीधर का मतलब श्री कृष्ण होता है, जो मुरली को धारण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जुड़कर एक विशेष अर्थ पैदा कर रहे हैं, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। समझ गए? रचना के आधार पर जो 3 भाग थे, यह आपको बड़े ही आसानी से समझा दिया गया। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न आपको दिया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए 5वां दिया गया है, जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना हो वो क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों का कोई सार्थक शब्द नहीं होता है वो रूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? हिंदी के मूल शब्द में आते हैं, और मूल शब्द का खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा 5 का? 5 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा आपको दिया गया है वैधशाला शब्द। तो वैध जोड़ शाला, है ना। तो यहाँ पर वैध और शाला दोनों मूल शब्द हैं, और इनके मिलने से एक शब्द बनता है जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो यह क्या कहलाया? यह कहलाया आपका यौगिक। यदि यहाँ पर कुछ विशेष अर्थ निकल जाता है इसका, तो ये योग रूढ़ में चले आते, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकला, यह सिर्फ वैधशाला हुआ, तो यह आपका कहलाया यौगिक शब्द। यहाँ पर क्या हुआ
कि दो सार्थक शब्दों का मेल हुआ। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा 6 का? 6 का उत्तर बी हो जाएगा। 7वां देखिए दिया गया है पंकज, जलज। ठीक है, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? देखिए पंकज हो गया, जलज हो गया, तो पंकज में देख लीजिए पंक जोर जौ, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जिसको कि हम लोग कमल कहते हैं। कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है ना। जलज, जलज, जलज भी कमल का पर्यायवाची है ना। तो ये दोनों शब्द क्या है कि एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, और जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह योग रूढ़ कहला जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का? 7 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 8वां देखिए आपको दिया गया है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? हिंदी के मूल शब्द जो होते हैं वह आपके रूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पंकज, इसका मतलब कमल हो जाएगा, है ना। विद्या जोर आलय, यहाँ पर देखिए विद्या जोर आलय, यहाँ पर ये दो रूट शब्द से मिलकर बना है। जलज, इसका मतलब होता है कमल। ठीक है, ये योग रूट में आ गया, ये भी योग रूट में आ गया, ये आपका यौगिक हो गया। और ये कमल जो है, कमल को हम खंडित नहीं करते हैं, ये हिंदी के मूल शब्दों में आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा 8 का? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। फिर देखिए 9वां दिया गया है कि रूढ़ शब्द बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए गाय जो है यह एक रूढ़ शब्द है, इसका खंडन संभव नहीं है, और इसका एक सार्थक मतलब भी है, जो कि गौ के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। उसके बाद देख लीजिए विद्यालय, तो विद्या जोर आलय, खंडन भी संभव है, और ये दो अलग अलग सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं। अगला देखिए लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, तो विशेष अर्थ पैदा कर दिया। पंकज कमल को कहा जाता है, विशेष अर्थ पैदा कर दिया। तो ये दोनों योग रूढ़ में आ गए, ये यौगिक हो गया और ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। तो 9 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है दशानन, 10 हैं आनन जिसके, जिसके 10 सिर होते हैं उसको दशानन कहा जाता है, जो कि रावण के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना, रावण के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक विशेष अर्थ को पैदा किया ना। तो विशेष अर्थ को पैदा करने वाले कौन होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। ढूंढिए योग रूढ़, आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 10 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है राष्ट्रपति कौन सा शब्द है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है यह दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र जोड़पति, है ना, तब जाकर राष्ट्रपति बनता है। इसका कोई विशेष अर्थ तो नहीं है, और ना ही यह मूल शब्द है, तो रूढ़ तो हुआ नहीं और योग रूढ़ भी नहीं हुआ। तो होगा क्या, ये आपका यौगिक शब्द हो गया। यह दो सार्थक शब्दों के मिलने से बना हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 11 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वैसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उनको योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो 12 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यहाँ पर आपको दिया गया है लेखक, यदि इसको तोड़े तो कोई विशेष अर्थ होगा नहीं ना, ये आ गया आपके रूढ़ शब्द के अंतर्गत। पुस्तक, ये भी आपका आ गया रूढ़ शब्द के अंतर्गत। विद्यालय, विद्या जोर आलय, हम इसको दो भाग में खंडित कर सकते हैं, और दोनों भाग जो है वह रूढ़ शब्द अर्थात मूल शब्द है। योगी यह रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यौगिक कौन हो गया? यौगिक आपका सी वाला हो गया, विद्यालय। तो 13 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है रूढ़ शब्द को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने कई बार नाम ले लिया। रूढ़ शब्द का दूसरा अन्य नाम है मूल शब्द। हिंदी के मूल शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 14 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 15 दिया गया है दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द को डैश कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के जुड़ने से जो शब्द बनता है वह यौगिक कहलाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का उत्तर बी हो जाएगा। आप सबके लिए मॉक टेस्ट बना दिया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। यदि आपने प्रीवियस नहीं लगाया है तो उन सभी मॉक टेस्ट को लगाकर अपना अंकन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितने मार्क्स
प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका आता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब चलिए सर्वप्रथम तत्सम के बारे में जानिए। तत्सम किसको कहते हैं? तो देखिए, संस्कृत के वे मूल शब्द जिनको बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, वह शब्द आपका तत्सम कहलाता है। जैसे कि अग्नि हो गया, क्षेत्र हो गया, वायु हो गया, रात्रि हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द कैसे शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से उठाए तो जाते हैं, लेकिन फिर उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके रंग रूप आकार को परिवर्तित करके फिर प्रयोग में लाया जाए, वह तद्भव कहलाता है। जैसे कि आग है, यह अग्नि से बना है, खेत जो कि क्षेत्र से बना है, रात जो कि रात्रि से बना है, सूरज जो कि सूर्य से बना है। तो इनको क्या किया गया कि संस्कृत से लेकर उनको परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग में लाया गया। तो परिवर्तन वाले शब्द तद्भव कहलाए। अब देखिए देशज शब्द किनको कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द जो देश के बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं और वह मतलब आवश्यकता अनुसार बनाकर प्रचलित होते हैं। ये नहीं कि कोई शब्द लिया उससे उठाया, जरूरत पड़ी तो एक नया शब्द बनाया, वह कहलाया आपका देशज शब्द। जैसे कि पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, थैला हो गया, पेट हो गया, खटखटाना हो गया। तो यह सब देशज शब्द हैं। ये क्या हुए कि क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में प्रयोग में ला दिए गए और ये एक शब्द बन गया। समझ गए? तो ऐसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आखिरी आपका आता है विदेशी या विदेशज शब्द। तो वैसे शब्द जो कि दूसरे देश से लाए गए हैं और उसको परिवर्तित करके या फिर वैसे ही प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तो वह कहलाता है आपका विदेशज। जैसे कि आपका देख लीजिए स्कूल हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, कैंची हो गया, आचार हो गया, पुलिस हो गया, टेलीफोन हो गया, रिक्शा हो गया। तो ये सभी क्या है? ये विदेशज शब्द हैं। समझ गए? एक आता है संकर शब्द। ये मैं आपको बताऊंगा। संकर शब्द में क्या होता है? दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग करके एक शब्द बनाया जाता है, वह कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी है, तो यह संकर शब्द के अंतर्गत आता है। समझ गए? चलिए कुछ विदेशी शब्द के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे अंग्रेजी से क्या क्या आया? कॉलेज आया, पेंसिल आया, रेडियो आया, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल। ये कुछ मुख्य शब्द हैं जो कि अंग्रेजी से लाए गए हैं। और भी शब्द हैं, वह सब वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे, आप वहां पर आसानी से पढ़ लेना। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। यदि आप विस्तार से और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों को चिन्हित करके डाला गया है। ठीक है, अब जैसे कि विदेशी शब्दों में फारसी भी आता है। तो फारसी में आपका अनार हो गया, चश्मा हो गया, जमींदार हो गया, दुकान, दरबार हो गया, नमक हो गया, नमूना हो गया, बीमार हो गया, बर्फ हो गया, रुमाल हो गया, आदमी हो गया, चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, ये सभी फारसी भाषा से आए हैं। समझ गए? अब अगला आपको दिया गया है अरबी भाषा। तो अरबी भाषा से आपके औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब, ये सभी जितने भी शब्द हैं वह अरबी भाषा से आए। ठीक इसी प्रकार देखिए तुर्की दिया गया है। तो तुर्की से आपका कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर, ये सभी आए। आगे देखिए पुर्तगाली दिया गया है। तो पुर्तगाली से आपका अचार आया, आल्पीन आया, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज, ये सभी पुर्तगाली से आए। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी की बात की जाए तो फ्रांसीसी से आपका पुलिस आया, कार्टून आया, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सभी जो है फ्रांसीसी से आए। उसके बाद देखिए यदि हम चीन की बात करें, चीन से आपका तूफान आया, लीची आया, चाय आया, पटाखा आया। समझ गए? यूनानी की बात की जाए तो यूनानी से आपका टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये सब यूनानी भाषा से आए। एवं जापान की बात की जाए तो उसका मुख्य शब्द रिक्शा जो है वह जापान से लाया गया। तो ये सभी चीजें थी जो मूल तौर पे थी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, आप वहां से जाकर पढ़ना, क्योंकि बहुत विस्तार में यहाँ पर दिया गया है कि कौन से भाषा के अंतर्गत कौन सा शब्द आता है, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। मूल तौर पर जो था वो हमने करा दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो हैं उसको कर लेते हैं। तो देखिए 16वां आपका दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 16 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 17 दिया गया है, संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो संस्कृत के वैसे शब्द जिनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो 17 का ए उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको दिया गया है अंश, तो कौन सा अंश जो है वह तत्सम है, मूल शब्द है संस्कृत से। देखिए ये वाला तत्सम शब्द है। तो ये ढूंढिए आप, अंश आपको बी में दिया गया है, तो 18 का बी उत्तर हो गया। चलिए ठीक इसी प्रकार देखिए 19 में दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द। यहाँ पर दिया गया है अनार्य। अनार्य मतलब होता है अनुचित या असभ्य तरीका। तो अनार्य जो है वह आपका संस्कृत का शब्द है, और नार्य ये वाला, तो ये आपके सी में दिया गया है। तो 19 का सी उत्तर हो जाएगा। 20 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ईख, जिसको कि आप गन्ना, ठीक है, हिंदी में गन्ना कहा जाता है, तो उसके लिए एक प्रयोग था इक्षु। ये आपके संस्कृत के मूल शब्द हैं, जिसको कि हिंदी में ज्यों का त्यों यूज किया जाता है, और ये आपके सी में दिया गया है इक्षु। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का सी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, परीक्षा शब्द जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। यहाँ पर जो बातचीत की गई है वह तत्सम, तद्भव, देशज, वेशज के आधार पर की गई है। तो परीक्षा जो है वह संस्कृत का शब्द है, और इसको हिंदी में ज्यों का त्यों यूज किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए उत्तर हो जाएगा। ये आपके तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए 22 दिया गया है, मजिस्ट्रेट शब्द। तो मजिस्ट्रेट शब्द जो है यह विदेश से आया, ठीक है, विदेशी भाषाओं से आया, तो यह आपका विदेशज शब्द कहलाएगा। तो 22 का डी उत्तर हो गया। अब देखिए 23 दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो संस्कृत के मूल शब्द यहाँ पर देखिए पड़ोसी दिया गया है, गोधूम दिया गया है। गोधूम जो है यह संस्कृत का मूल शब्द है, और यह आपके तत्सम में आएगा। आप इसको याद रखना, ये वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है गोधूम के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हो गया तत्सम शब्द। तो 23 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है, तद्भव के बारे में पता करना है। तो तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के बदले हुए रूप, जिसको कि हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ढूंढिए, यहाँ पर दिया गया है बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो यहाँ पर देखिए मुंह जो है यह आपके संस्कृत के मुख शब्द को प्रवर्तित किया गया है, ठीक है। तो 24 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए आगे बढ़िए, 25 दिया गया है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ दिया गया है डीबरी, पगरी, ढोर और पुष्कर। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पुष्कर शब्द जो है यह आपका देशज नहीं है। बाकी आप देखिए दिया गया है डिबरी, जो कि क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है, पगरी यह भी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है, और ढेर यह भी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों आपके देशज शब्द हो गए, और ये आपके देशज शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 दिया गया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो वैसे शब्द जिनके उत्पत्ति का पता नहीं चलता वह देशज कहलाते हैं, और यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोले जाते हैं। तो 26 का सी उत्तर हो गया। 27 आपको दिया गया है, वकील शब्द कहाँ से लिया गया है। तो वकील शब्द जो है यह आपके अरबी भाषा से लिया गया है। अभी मैंने जस्ट ऊपर लिस्ट बताया है, उस लिस्ट को देखिए, या फिर उसमें नहीं मिलता है तो वेबसाइट पे मैंने लिस्ट दे दिया है, उस लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वकील जो है वह अरबी भाषा से लिया गया है। अब देखिए 28 दिया गया है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन जो है वह अंग्रेजी शब्दों से बना है, STATION, ठीक है। तो इससे आपके हिंदी में स्टेशन लिख दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 28 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए 29 दिया गया है, वानर का तद्भव रूप क्या है। तो वानर शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और बंदर हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। तो बंदर ढूंढिए, देखिए आपके बी में दिया गया है बंदर। तो 29 का बी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए दिया गया है, संधि कौन सा शब्द है। संधि जो है यह संस्कृत के मूल रूप होते हैं, और इनको जैसे का तैसा लिख दिया गया, तो यह कहलाए तत्सम शब्द। तो 30 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर पढ़ लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं,
और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये निम्न भेद हैं जो प्रयोग के आधार पर हैं। इनको भी दो भाग में बांटा गया है, विकारी और विकारी। अभी मैं आपके लिए चलूंगा आगे। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, विकारी और विकारी। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब इसमें ऊपर के चार जो हैं इनको लाया गया है विकारी शब्द के अंतर्गत। विकारी का मतलब क्या होता है? वैसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, ठीक है, या अच्छा, अच्छे, अच्छों। तो इनके रूप चेंज होते रहते हैं, यह कहलाते हैं विकारी शब्द। समझ गए? और इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया को रखा जाता है। यदि आपसे ये पूछ दे कि विकारी किनको कहा जाता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया जो है यह विकारी के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका रूप परिवर्तित होता रहता है। समझ गए? अब चलिए अगला देखिए क्या दिया गया है, अविकारी। अब जिसका रूप परिवर्तित नहीं होगा वह कहलाएंगे अविकारी। उनके विकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आपके हो गए लिंग, पुरुष, महिला, ठीक है, वचन, एक वचन, द्विवचन, कारक, कारक के चिन्ह आपको याद है, कारक के 8 चिन्ह आप याद रखेंगे। तो ये सब जो है यह अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अविकारी के अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक रखा गया है। अब देखिए संज्ञा वगैरह जो भी है ये 8 चीजें आपको अब विस्तार से कराई जाएगी अगली वीडियो से। तो अब तक जो हमने पढ़ा शब्द में, तो उस पे आधारित कुछ मिश्रित प्रश्न हैं, उनको कर लेते हैं, जो कि 31 से 50 के अंतर्गत है। उसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है। देखिए 31 दिया गया है लोटा शब्द। लोटा शब्द क्या है? यह एक क्षेत्रीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा में क्या बोला जाता है? देशज शब्द बोला जाता है। तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 32 कमल दिया गया है। तो कमल का पर्यायवाची क्या सब होता है? सरोज, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन कमल जो है यदि हम इसको तोड़ें तो क्या सार्थक मील बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये आपके मूल शब्दों में आते हैं और मूल शब्द जो होते हैं वह रूढ़ कहे जाते हैं। तो 32 का ए उत्तर हो गया। अगला देखिए 33 दिया गया है पाकशाला। पाक जोर शाला बराबर पाकशाला होता है। ये दो सार्थक शब्दों के समूह से बना है। तो जो दो सार्थक शब्दों के समूह से बनता है और उसका विशेष अर्थ नहीं बन पाता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो 33 का बी उत्तर हो गया। अगला देखिए 34 दिया गया है दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, जैसे कि रावण हो गया, ठीक है, इसके 10 आनंद हैं। तो ये क्या है? विशेष अर्थ के लिए है और विशेष अर्थ पैदा करने वाला योग रूढ़ कहलाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अगला देखिए 35 दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है बारात, वर्षा, हाथी, आयु। इसमें से तत्सम शब्द बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका वर्षा जो है यह आपका तत्सम शब्द में आता है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं। ठीक है। अगला देखिए दिया गया है निम्न में से रूढ़ शब्द। तो मूल शब्द जो होते हैं रूढ़ होते हैं। यहाँ पर देखिए वचनालय दिया गया है, वचन जोर आल है, सम जोर तल, विद्या जोर आल है। तो ये सब क्या है? ये सब यौगिक हैं। तो ये रूढ़ नहीं हुए ना। रूढ़ आपका क्या हो जाएगा? पशु। यदि आप इसको तोड़ो तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए ये आपके रूढ़ शब्द हो गए। तो 36 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए मगही शब्द। मगही शब्द क्या है बताइए जल्दी से। मगही शब्द जो है यह आपका तद्भव रूप है ना। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए 38 दिया गया है निम्नलिखित में से तुर्की भाषा। देखिए रिक्शा ये जापान का है, चाय चीन का है। तो तुर्की कौन सा है? तुर्की आपका कैंची हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? 38 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 39 दिया गया है कि निम्न में से रूढ़ शब्द। शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और यहाँ पर रूढ़ शब्द आपका पशु हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखिए क्या दिया गया है कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो वैसे शब्द जो विशेष अर्थ पैदा करते हो, जैसे यहाँ पर दिया गया है पवित्र, तो यह नहीं है ना योग रूढ़। कुशल भी योग रूढ़ नहीं है, विनिमय भी योग रूढ़ नहीं है। जलज किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है ना। तो ये क्या हो गया आपका? योग रूढ़ हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? 40 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 41 देखिए दिया गया है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो वैसे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं वह कहलाते हैं यौगिक।
उत्तर आपका 41 का बी हो गया। ठीक इसी प्रकार 42 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? तो यौगिक कौन होते हैं? दो सार्थक समूह का मेल। यहाँ पर देखिए लेखक को यदि हम तोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं ना। पुस्तक का भी वही हाल है। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, कई बार मैंने बता दिया विद्या जोड़ आलय, ये दो सार्थक शब्दों के समूह से बने हैं, तो उत्तर आपका 42 का सी हो जाएगा। ये यौगिक कहलाएंगे। अगला देखिए यौगिक शब्द कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है पंकज, पाठशाला, दिन और जलद। तो पंकज तो आपका हो गया योग रूढ़, योग रूढ़। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, ये आपका हो गया यौगिक, उत्तर आपका हो जाएगा बी। और दिन, दिन आपका रूढ़ शब्द होगा, और जलज ये आपका हो जाएगा कमल के लिए, तो ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका 43 का बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 44 दिया गया है योग रूढ़ शब्द। यहाँ पर दिया गया है पीला, घुड़सवार, लंबोदर। ये देखिए लंबोदर, ये स्पेशली गणेश जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लंबरम गुद्रम यश्य, जब पढ़ाएंगे ना समास उसमें आएगा, और वहां पर आपको इन सब चीजों की चर्चा मिलेगी। तो लंबोदर जो है वह गणेश जी के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 44 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 45 दिया गया है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, जब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है तो वो शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। समझ गए? जैसे कि आपका रेलगाड़ी, नीचे ही दिया गया है रेलगाड़ी जो है यह दो भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है, तो ये आपके संकर शब्द में आ गए। दोनों सॉल्व। चलिए अगला देखिए 47 दिया गया है तत्सम ढूंढना है। यहाँ पर दिया गया है उद्गम, खेत, कूट, अजीब। तो इसमें तत्सम कौन सा है बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका तत्सम जो है वह उद्गम हो जाएगा, 47 का ए उत्तर हो जाएगा। 8वां आपको दिया गया है अपील शब्द। तो अपील शब्द जो है यह कौन सा है? यह आपके विदेशी शब्द में चले आएंगे, क्योंकि यह दूसरी भाषा से बने हैं ना, तो 48 का डी हो जाएगा। 49 दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? यहाँ पर उल्लू के लिए, तो उल्लू के लिए उलूक होता है ना, उलूक। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है, तो 49 का सी उत्तर हो गया। अब आखिरी प्रश्न जो मेरे द्वारा बताया जाएगा वह है कि गारी शब्द है। गारी शब्द जो है यह देशज भाषा है, देश के बोलचाल में प्रयोग में लाया जाता है, तो ये हो जाएगा देशी, है ना। तो 50 का बी उत्तर हो गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट प्लस 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये मैंने करा दिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और इसके प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। जो भी इसका सही ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।